दोस्तों लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान और ये है लेक्चर नंबर 6। इससे पहले 5 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ इसी पाठ की और ये 6वां पाठ है। हम सीखेंगे इसमें उपचयित अपचयित पदार्थों की पहचान करना। तो आइए इससे पहले हम कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं जो हम आपको पढ़ा चुके हैं। देखिए, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकल जाना उपचयन कहलाता है, या इसको हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है या उपचयन कहलाता है, और किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकल जाना या हाइड्रोजन का जुड़ जाना, इसका ठीक विपरीत बोल रहा हूँ मैं, अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। ये बात अगर आपको समझ में आती है तो ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। अब देखिएगा, इसमें यहाँ पे है CuO और CuO से यहाँ पे हुआ है Cu। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, अर्थात ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया। तो ये क्रिया क्या कहलाएगी? अपचयन कहलाएगी। ऑक्सीजन का निकल जाना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। मैंने बताया था अपचयन, है ना। तो ये अपचयन, ये क्रिया कौन सी है? अपचयन की क्रिया है। तो ये अपचयित पदार्थ कहलाएगा। क्लियर? और यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन अकेला है और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। उपचयन। तो ये जब उपचयन कहलाती है क्रिया, तो ये उपचयित पदार्थ कहलाएगा। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो यह क्रिया जिसमें उपचयन अपचयन दोनों होते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया, और ये बात मैंने नीचे नोट में भी लिखवा दी है। नोट में लिखा है, जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों होते हैं वे अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। देखिए, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड से यहाँ पे ऑक्सीजन अलग हो गया है, यहाँ पे सिर्फ जिंक रह गया है। तो ऑक्सीजन का अलग होना क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। ठीक है। और ऊपर देखिए, यहाँ पर कार्बन है, कार्बन में ऑक्सीजन का ऐड हुआ है, तो ये कह रहा है उपचयन कहलाएगा। तो ये उपचयित पदार्थ हो गया। ये हो गया उपचयित पदार्थ, ये हो गया उपचयित पदार्थ। और जो जिंक ऑक्साइड है ये हो गया अपचयित पदार्थ। इस उदाहरण में देखिएगा, जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड से मैग्नीशियम क्लोराइड में चेंज हुआ है, अर्थात यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर निकला है। ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या रहता है? अपचयन। तो ये अपचयित पदार्थ हो गया। क्या हो गया? ये अपचयित पदार्थ। तो यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन का ऐड हुआ है इसमें। देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन था, HCl था, और HCl से चेंज हुआ है H2O में, अर्थात इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन जुड़ी, और ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? उपचयन। तो ये उपचयित पदार्थ कहलाएगा। बच्चे ने एक बार पूछ लिया, सर फिटकरी का सूत्र क्या होता है, तो वो मैंने लिखवा दिया है, एक्स्ट्रा में है, देख लो। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। फिलहाल ये तो एक्स्ट्रा था। और अब क्वेश्चन है, उपचयित और अपचयित पदार्थों की पहचान करना। ये सारे क्वेश्चन मैं NCERT से करा रहा हूँ, अपने तरफ से नहीं करा रहा हूँ। इसको कॉपी में नोट कर लेना बहुत अच्छे से। पिछले साल मैंने बच्चों को पढ़ाया था, तो कई बच्चों के, लगभग 10-12 बच्चों के 96 98 भी नंबर आए थे, और 90 से ऊपर तो लगभग 20-30 बच्चे थे। तो आप लोग अगर ऐसे नोट से पढ़ेंगे तो आपके भी 90+ आ जाएंगे, लेकिन कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा। और जो दोस्त आपके 10th क्लास के हों, सबको ये वीडियो शेयर जरूर करना। उपचयित एवं अपचयित पदार्थ पहचान कर लिखो। देखो, यहाँ पर Na है, और Na में जो ऑक्सीजन जुड़ा है तो ये हुआ है Na2। ऑक्सीजन को जुड़ना क्या कहलाएगा? उपचयन। तो ये उपचयित पदार्थ हुआ। क्लियर? ये कौन सा पदार्थ हो गया? उपचयित पदार्थ। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ा है। इसमें देखो, ये है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड से हुआ है कॉपर में चेंज, ऑक्सीजन बाहर निकला है, और ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है? अपचयन। तो ये अपचयित पदार्थ है। यहाँ पर हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा है, तो क्या हो गया? उपचयन हो गया। तो ये उपचयित पदार्थ हो गया। क्या हो गया? ये उपचयित पदार्थ। ठीक है। क्वेश्चन है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? देखो, सबसे पहले श्वसन समझो, श्वसन क्या है।
श्वसन का मतलब होता है बस आमतौर पे सांस को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। लेकिन जब हम भोजन करते हैं तो जो भोजन होता है वो हमारे मुंह में जाते ही जब उसको चबाते हैं तो ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। एक तो हमारा भोजन ग्लूकोज में चेंज हो गया और फिर हम ऑक्सीजन नाक के द्वारा अंदर लेते हैं, तो जो ऑक्सीजन और ग्लूकोज आपस में रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन और ग्लूकोज आपस में, ये हो गया ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो हमारे नाक के द्वारा बाहर निकलती है, जल बनता है, वो हमारे पेट में रह जाता है और ऊर्जा भी कुछ न कुछ मुक्त होती है। तो ये जो अभिक्रिया है इसमें ऊर्जा भी मुक्त हो रही है, तो इसके लिए हम ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। तो मैंने जो लिखाया है वो एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। देखो क्वेश्चन ये था, श्वसन को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो पाचन क्रिया के समय भोजन से ग्लूकोज प्राप्त होता है। मैंने अभी बताया था आपको, जब हम मुंह में भोजन लेके चबाते हैं तो वो ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, जो ऑक्सीजन से क्रिया करके हमें ऊर्जा प्रदान करता है। और हम जो नाक द्वारा ऑक्सीजन ले रहे हैं वो भोजन उससे क्रिया करेगा और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इसीलिए इस क्रिया को श्वसन क्रिया कहते हैं। और क्योंकि इसमें ऊर्जा मुक्त होती है इसलिए इसको हम ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लो। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो ये अभिक्रिया दे रखी है और पूछा है इस अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया है, ध्यान समझना। पीबीओ होता है लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन एरो, लेड का मतलब सीसा प्लस CO2। तो ए पॉइंट है, इस अभिक्रिया में सीसा अपचयित हो रहा है। ध्यान से समझना, सीसा क्या अपचयित हो रहा है। देखो सीसा है ये वाला, ये क्या अपचयित हो रहा है, नहीं। ध्यान से देखो इधर, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा है तो ये उपचयित हो रहा है। ये क्या हो रहा है, उपचयित होना चाहिए लेकिन अपचयित दिखा, तो ये बात कैसी हो गई, गलत हो गई इनकी। ठीक है, और नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये है और देखो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर देखो कार्बन है, तो क्या उपचयित हुआ है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन निकला है बाहर, तो ये अपचयित हुआ है, अपचयित, तो ये भी बात इनकी गलत है। ठीक है, तीसरा, कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है। देखो कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रहा है, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रहा है, तो कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रहा है, तो कार्बन क्या हुआ, उपचयित हुआ, तो ये बात इनकी सही है। नेक्स्ट, लेड लेड ऑक्साइड, नेक्स्ट है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, अपचयित हो रहा है। देख लो जरा, लेड ऑक्साइड कौन सा है, ये वाला है, तो ये देखो ये इसमें हो रहा है चेंज में, ऑक्सीजन निकल रहा है तो ये अपचयित हो रहा है, तो इनकी ये वाली बात सही है। तो देखो ये बात सही है। ठीक है, तो ऊपर के ए और बी गलत थे और नीचे के सी डी सही थे। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्टिव और भी हैं इसमें। पहला पूछा है ए एवं बी। क्वेश्चन ये था कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो उसमें दो असत्य थे, दो सत्य थे, तो कौन सा कथन असत्य है, ए और बी असत्य हैं। ये वाला प्रश्न विकल्प सही है, ए और बी असत्य हैं। ठीक है, तो ये वाला सही होगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन, एक बार इसको देख लेना बढ़िया से, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था। देखो इस अभिक्रिया में ए और बी कथन असत्य हैं क्योंकि ये दोनों असत्य दिए थे, बाकी तो दोनों सत्य ही थे। इस रिएक्शन को देखते हैं। देखो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। देखो यहाँ पर देखो Fe2, यहाँ Al2O3, तो यहाँ पर Fe अधिक क्रियाशील होती है, तो Al, यहाँ पर ऐसा नहीं है। जैसे देखो यहाँ पर देखो, ये जो अभिक्रिया होती है इसमें एल्युमिनियम है, ये Fe को रिप्लेस कर देता है, तो यहाँ पर आ जाता है Al2O3 और यहाँ पे होता है Fe। तो कहने मतलब यहाँ रिप्लेस हो जाता है, विस्थापन हो जाता है, तो इसको अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ऊपर दी गई अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव ही था लेकिन हमने एक ही इसमें लिख दिया है। ऑब्जेक्टिव में 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं और क्वेश्चन लिखा होता है Fe2O3 प्लस 2Al एरो Al2O3 प्लस Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया में, ये ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो बहुत सारे 4 विकल्प दिए होते हैं, तो इसमें से एक विकल्प था कि ऊपर दी गई अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया, तो हमने इसको ही लिख दिया है डायरेक्ट। ठीक है, तो यही वाला सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह चूर्ण पर तनु
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? ठीक है, तो ये लौह चूर्ण था। ठीक, और इस पे हमने क्या किया है, तो ये लौह चूर्ण था, इस पर तनु HCl डाल दिया है। तब होगा क्या, आपने पढ़ा होगा कि जैसे ही हम किसी अम्ल में धातु डालते हैं तो इसमें से हाइड्रोजन गैस निकल जाती है और यहाँ पे Cl होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या होगी, विस्थापित हो जाएगी और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा है जो मैंने अपनी तरफ से लिखवा दिया है कि आप प्रयोग द्वारा कैसे सिद्ध करेंगे कि संचारण के लिए नमी और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। देखो बच्चों, हम संचारण के बारे में पढ़ चुके हैं। संचारण होता क्या है, जब कोई भी धातु होती है वो नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, कोई भी धातु नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो वो धातु हल्की हल्की खराब होने लगती है, अर्थात गलने लगती है। तो इस क्रिया को हम संचारण कहते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि संचारण में क्या नमी और ऑक्सीजन दोनों आवश्यक हैं? तो इसको सिद्ध करना है तो भैया हाँ, बिल्कुल दोनों आवश्यक हैं। इसको हमें प्रयोग द्वारा हम सिद्ध कर सकते हैं। ध्यान सुनना मेरी बातों को। जैसे कि कील होती हैं, ठीक है, कील होती हैं, जब वो पैकिंग में आती हैं मार्केट से तो उन पर कोई भी जंग वंग लगी हुई नहीं होती है, कोई संक्षारण की क्रिया नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जब वो पैकिंग में होती हैं पन्नी के अंदर तो उन पे नमी तो होती नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन थोड़ी बहुत होती है लेकिन नमी नहीं होती है, तो इसीलिए वो संक्षारित नहीं होती हैं। तो प्रयोग 1 में मैंने यही लिखवाया है। ठीक है, प्रयोग 2 में मैंने लिखवाया है कि जैसे कि कोई कील है उसको मान ली मैं दीवार पे गाड़ देता हूँ, दीवार पे मैंने गाड़ दिया बाहर और बारिश के दिन है तो बारिश उसे पड़ रही है और प्लस ऑक्सीजन भी लग रही है। तो कुछ समय बाद हम देखते हैं कि उस पर नमी और ऑक्सीजन दोनों पड़ने के कारण उस पर जंग लग जाती है, अर्थात उसका संक्षारण हो जाता है। तो इन दोनों प्रयोगों से ये सिद्ध होता है कि संक्षारण के लिए नमी और ऑक्सीजन दोनों आवश्यक हैं। तो मैंने ये लिखवाया प्रयोग 1 में है। जब लोहे की प्रयोग 1 में लिखा हुआ है, देखो, जब लोहे की कील बॉक्स में रखी होती है तब इसका जल्दी संक्षारण नहीं होता है क्योंकि यहाँ नमी नहीं पहुँचती है, केवल ऑक्सीजन ही होती है। और प्रयोग 2 में देखो, जब जब लोहे की कील को बारिश में के दिनों में दीवार पर लगा देते हैं तब उसका संक्षारण होने लगता है। ठीक है ना, संक्षारण होने लगता है। क्यों होने लगता है आपको पता है? संचारण होने लगता है क्योंकि उससे नमी और वायु दोनों मिलती हैं, अर्थात प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि संचारण के लिए नमी और वायु दोनों की आवश्यकता होती है। तो ये मैंने पढ़ाया है। तो मेरा कोचिंग का पहले नाम था न्यू ट्रिक्स कोचिंग पॉइंट, ट्रिक्स कोचिंग पॉइंट पहले नाम था, तो मैंने अब चेंज करके लक्ष्मण क्लासेस कर दिया है। तो ये मेरी कोचिंग के बच्चे की कॉपी थी। ठीक है बच्चों, तो ये आज आपका पूरा कंप्लीट हो गया, पूरा चैप्टर। ये चैप्टर मैंने अपने बहुत मेहनत से आपके लिए पढ़ा करके ये लिखवाया है। तो इस चैप्टर को आप कंप्लीट नोट कर लेना। अगर आप इससे पढ़ते हैं तो 90+ नंबर 100% आएंगे और आपको कोई भी गैस पेपर या कहीं से भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यही काफ़ी है और उसकी सारी वीडियो आप देख लेना। और चैप्टर नंबर 2 भी आपको इस पर मिलेगा। आपको इस चैनल में पूरा 10th क्लास का फुल साइंस का सिलेबस मिल जाएगा। ओके।